स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या होता है? अभी तक हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ लिया। आज हमारी बारी है पढ़ने की प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। इसके उदाहरण क्या है, इसका जीवन काल किस प्रकार होता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में। या क्या होता है प्राणी जगत का जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होता है, इसमें अंगतंत्र पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस, इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। इसका मतलब होता क्या है? प्लेटी यानी फ्लैट यानी कि चपटा, फ्लैटीज यानी इसको दो भागों में तोड़ा गया है। फ्लैटीज यानी चपटा, जो चपटा होता है, और हेल्मिन्थेस यानी वर्म। ठीक भैया, वर्म मतलब क्रीमी, वर्म मतलब क्रीमी। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी भैया। अब आगे हम बात करें अगर इसके परिचय और नामकरण के बारे में। प्लेटिहेल्मिन्थेस मतलब प्लेटी यानी चपटा, जो चपटा होता है क्रीमी रूपी परिशेष का जिसके ऊपर होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थेस में रखा गया है उस जानवर को, उस जीव को। अब इसके परिचय एवं नामकरण की बात करते हैं। तो यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, जितना साइंटिफिक होता है आधे से अधिक ग्रीक भाषा का ही लिया जाता है। यह आप सबको भी पता होगा। फ्लैटीज यानी चपटा, जो कि अभी हमने आपको बता दिया, और हेल्मिन्थेस यानी क्रीमी। हेल्मिन्थेस मतलब क्रीमी। इसी कारण इस संघ के जीवों को सामान्यतः क्या कहते हैं? चपटे क्रीमी कहा जाता है। फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। देखो, फ्लैटीज यानी फ्लैट और वर्म को मिलाकर फ्लैटी वर्म बना दिया गया, चपटे क्रीमी बना दिया गया। इसको क्या कहते हैं? चपटे क्रीमी। इस संघ की स्थापना गेगेनबार द्वारा की गई। यह एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। यह नीट में हमेशा पूछा जाता है, 9th 10th 11th 12th। देखो, नीट के बेसिस पे ही पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबको समझ में आएगा। बस इधर ध्यान से पढ़ो, जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाओ, नोट डाउन करो, अच्छे से समझाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? पीडब्ल्यू से बुलावा आएगा तो बिल्कुल जाएंगे। अलग सर बहुत अच्छे हैं। इस संघ की स्थापना गेगेनबार द्वारा की गई। किसके द्वारा? गेगेनबार द्वारा की गई। इन चपटे क्रीमियों के अध्ययन को हेल्मिन्थियोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बात ध्यान रखो भैया। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेल्मिन्थियोलॉजी। हेल्मिन्थियोलॉजी किसको कहा जाता है? हेल्मिन्थ यानी हेल्मिन्थेस में जो आते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कि इसमें किसका अध्ययन होता है? हेल्मिन्थेस का अध्ययन होता है। उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी। ठीक भाई, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए कहीं तो पूछिएगा। तो अब हम आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके शारीरिक और आकार के लक्षण, शरीर की बनावट और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में तो चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। क्या इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इस सब के बारे में हम आगे बताएंगे। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। किसी को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान पूर्वक पढ़ो, समझो और नोट डाउन करते रहो। ठीक भाई। संगठन स्तर की बात की जाए, इसमें ऊतक अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा सिलेंट्रेटा तक, उसमें केवल ऊतक स्तर तक आया था, लेकिन इसमें जो है अंगतंत्र भी पाया जा रहा है। यानी कि इसमें अंगतंत्र भी बन गया, सभी का कार्य अलग अलग बढ़ चुका है। अब सममित की बात की जाए, अरे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भैया। तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है, सब कुछ अच्छे से समझाएगा। अब सममित की बात की जाए, जंतु जगत में पहली बार इसमें द्विपार्श्व सममित विकसित हुई। देखो, अभी तक जितने भी थे उसमें द्विपार्श्व सममित नहीं पाई जाती थी, लेकिन यहीं से द्विपार्श्व सममित में
पाई जाने लगी। द्विपार्श्व सममित यानी इसको बीचों बीच से काटो, ये जो लाइन बनी है ना, इसको जब बीचों बीच से काटेंगे तो यह दो बराबर भागों में बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा। इतना बात आपको समझ में आई या नहीं भैया, ये बताओ। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। अब द्विपार्श्व सममित का अर्थ क्या है कि शरीर को केवल एक अक्ष से ही दो समान भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, जो हम आपको समझा रहे हैं वही सब यहां पे लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। द्विपार्श्व सममित का अर्थ होता है शरीर को केवल एक ही अक्ष से, ध्यान से देखना, एक ही अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। अब ये सब आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिए, हम बताने के लिए बैठे हैं। तो अब आगे हम बढ़ें, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया इसके जनन स्तर और देह गुहा के बारे में। इसका जनन स्तर और देह गुहा किस प्रकार होता है? जनन स्तर की बात की जाए, यह त्रिस्तरीय या त्रिकोरिक होते हैं, त्रिकोरिक जीव होते हैं। इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। इनमें जो है 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। अब भैया पूछोगे कौन कौन सा? अरे बारिश होने लगी है भाई, वही आवाज आ रहा है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हम भी यूपी से ही हैं। एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और एंडोडर्म। 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक भाई, इतना बात आपको समझ में आई। अब देह गुहा की बात करी जाए। अभी तक तो हमने जनन स्तर को ही समझा, अब इसके देह गुहा को भी समझते हैं। ये आगुहिक होते हैं। क्या होते हैं? आगुहिक। अतः वास्तविक सीलोम अनुपस्थित होता है। इसके अंदर जो वास्तविक सीलोम होता है वह क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। अंगों के बीच का स्थान पैरेनकाइमा, अंगों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे पैरेनकाइमा कहते हैं। पैरेनकाइमा नामक ऊतक से भरा होता है। पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा, इस सबको हम ऊतक वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाए हैं। तो जाइए हमारे चैनल पे, वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। पैरेनकाइमा नामक ऊतक से भरा हुआ होता है। अब बात की जाए इसके स्तर के बारे में, तो सबसे बाहरी स्तर जो दिख रहा है वो क्या है? एक्टोडर्म। फिर यहां पे देखा जाए इस वाले भाग को क्या कहते हैं? मीजोडर्म। और यहां जो भरा होता है ऊतक उसे क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा ऊतक। अब मीजोडर्म जो होता है और एंडोडर्म लास्ट वाला यहां पे जो पाया जा रहा है इसको क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। तो 3 भाग हो गए ना जनन स्तर के, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अच्छे से समझ में आ रहा ना आप सभी को? ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई के लिए तो इतना मेहनत करना चाहिए ना, आप सब मेरे भाई हो। तो चलो अब आगे बढ़े। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिए? लो दोबारा कर दे रहे हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपना नाम जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, कहां से हैं वो भी बताइए। तो चले हम आगे बढ़े अब। चलो, उधर वाला सब कुछ समझ में आ गया ना भैया? ठीक। जैविक प्रणालियां की बात की जाए, पाचन, तो सबसे पहले हम पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो पाचन तंत्र की बात की जाए, इनका पाचन तंत्र अत्यंत सरल होता है। देखो हमारे अंदर जो पाया जाता है, मनुष्य के अंदर जो पाया जाता है, कार्डेटा के अंदर जो पाया जाता है, वह जो है अत्यंत जटिल होता है और पूर्ण होता है। लेकिन इसमें जो पाचन तंत्र पाया जाता है, देखो अपने से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझोगे तो एग्जाम में वही नोट डाउन याद आएगा। हाँ यार, ये मेरे से अटैच होके बताया गया था, मुझे याद आ गया, तो फटाक से लिखोगे और अपना पूरे में पूरा नंबर ले आओगे। ठीक। सरल और अपूर्ण होते हैं। इनका जो पाचन तंत्र होता है अत्यंत सरल और अपूर्ण होता है, यानी कि पूर्णता विकसित नहीं होता है। इन जीवों में मुख उपस्थित होता है। इन जीवों की बात की जाए तो इनमें तो मुख उपस्थित होता है,
यहाँ पे मुख उपस्थित होता है, ठीक भाई, जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, किंतु गूदा पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। मुख तो उपस्थित हो गया, देखो अभी विकास ही चल रहा है, मुख पूरी तरह उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर भाई क्या नहीं पाया जा रहा है, गूदा द्वार नहीं पाया जा रहा है, जिससे वह अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल सके, पूरी तरह अनुपस्थित होती है, ठीक। कई परजीवी जातियों में पाचन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है, लेकिन कई परजीवी जो जीव होते हैं, जातियां होती हैं, उनमें पाचन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? परजीवी देखो दूसरे जीव में उपस्थित होकर अपना भोजन ग्रहण करेंगी, जब दूसरे के ब्लड में रहेंगी तो उसके पास पचा पचाया भोजन ब्लड में जाता है, तो उसको पाचन तंत्र की क्या आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, जब भोजन पचाना ही नहीं है तो पाचन तंत्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? जब भोजन पचाना होता है तभी पाचन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बढ़े, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी तो कमेंट में जरूर बताइए। अपना नाम, अपना जिला, कहां से आप हैं, किस स्टेट से हैं, ये सब बताइए। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो है उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाएं भी पाई जाती है। क्या ज्वाला कोशिकाएं? अब ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं हम आगे बताते हैं ना। अभी इसके अंदर क्या पाया जाता है? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब उत्सर्जन की बात की जाए, इन जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होती है। कैसे होती है? इन जीवों में उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है विशिष्ट कोशिका पाई जाती है, यानी कि एक अलग कोशिका पाई जाती है, उसी के द्वारा होती है, जिसे ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। अब शरीर में परासरण नियमन भी इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। ज्वाला कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? परासरण नियमन भी ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन विशिष्ट कोशिकाओं को ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। जो ये विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। यानी कि ज्वाला कोशिकाओं का कार्य क्या है? उत्सर्जन करना, परासरण नियमन करना। ठीक, इतना बात आपको समझ में आई? जहां भी ना आपको समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, ना समझ में आ रहा है तो भी बताइए, हम आपको यहां पे बताने के लिए उपस्थित हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। यह जो है इस संघ का अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट लक्षण है। यही लक्षण जो ज्वाला कोशिकाएं है ना, इस संघ का सबसे विशिष्ट लक्षण यही है। अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ज्वाला कोशिकाएं इसमें पाई जा रही हैं, जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी भी बहुत है। तो अब हम आगे बढ़ें, इतना बात आपको समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए श्वसन एवं परिसंचरण किस प्रकार होता है। इसके अंदर श्वसन भी तो होगा, परिसंचरण भी होता है। देखो जितने भी जीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आपको कभी भूलना ही नहीं है। यहां तक कि पेड़ पौधे भी ना श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम एक दिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अच्छे से बताएंगे, और जो पेड़ पौधों में श्वसन होता है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले यह क्लियर हो जाए, पहले हम इन सबको पढ़ लें अच्छे से, तब उसके बारे में हम लाने वाले हैं। तो पूरा अच्छे से आपको मिलेगा पूरा क्लास 9, 10th, 11th, 12th। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अब बात की जाए, इन जीवों में कोई विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो है कोई भी विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें रक्त परिसंचरण भी पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी कि इसके अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है, बहाव होता है, वह अनुपस्थित होता है, पूरी तरह अनुपस्थित होता है। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? गैसों का आदान प्रदान की बात की जाए, शरीर के सामान्य सतह से होता है। जो त्वचा होती है, शरीर की सामान्य सतह होती है, उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। यह प्रक्रिया किस माध्यम से होती है? विसरण के माध्यम से संपन्न होती है। यह प्रक्रिया विसरण से होती है। इतना बात आपको समझ में आई या नहीं? तो भाई हम आगे अब बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
जो इसका श्वसन होता है कहाँ से होता है? त्वचा से होता है। इसका कोई अलग से श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। अब बात की जाए इसकी तंत्रिका तंत्र की बारे में। इसका जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा आकार का होता है, सीढ़ी नुमा संरचना का होता है। यहाँ पे जो सीढ़ी नुमा संरचना दिख रही है यह क्या है? इसका तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है, यानी कि यहाँ पूरा नर्वस सिस्टम विकसित हुआ है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे नर्वस सिस्टम इसका विकसित होता जाएगा। इनका तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा आकार का होता है। इसमें मस्तिष्क के रूप में सेरेब्रल और इसका नाम क्या है? सेरेब्रल गैग्लिया जो होता है इसका मेन नर्वस सिस्टम का भाग होता है, जो कि ऊपर पाया जाता है। ठीक, अब शरीर की लंबाई की बात की जाए। शरीर की लंबाई अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुक होता है, रज्जुक में पाए जाते हैं। शरीर की लंबाई में अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुक पाए जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे पाए जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र इन्हें अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। इनका जो पर्यावरण होता है, जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं उसके प्रति संवेदना प्रकट करता है, जिससे इनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। भाई इतना बात आपको समझ में आई या नहीं? आशा करते हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आ रही होगी। जहां पे ना समझ में आए हम बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो यूपी से ही जुड़े हैं। अब इसके जनन और जीवन काल, अभी तक जनन स्तर को पढ़ा था, जनन को नहीं। जनन और जीवन चक्र क्या होता है? लिंग की बात की जाए, अधिकांश जीव जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थीज में आएंगे हम, तो इसमें जो अधिकांश जीव होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। लेकिन देखो हर जगह तो भैया अपवाद तो होता ही है, यहाँ पे भी उसी प्रकार अपवाद है। ठीक, अधिकांश जीव जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। सेरिस्ट्रोमा जो होता है एक लिंगी होता है, यही एक अपवाद है। अब निषेचन की बात की जाए, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इनमें बाह्य निषेचन नहीं पाया जाता है। क्योंकि देखो दोनों नर और मादा जो है साथ ही में पाए जा रहे हैं, तो बाह्य निषेचन की आवश्यकता क्या है? वहीं अंदर ही सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। निषेचन हो गया, भ्रूण विकसित, सब कुछ वहीं पे अंदर ही कंप्लीट होता है। अब इन जीवों में पर निषेचन की प्रक्रिया भी देखी जाती है। इन जीवों में कौन सा निषेचन? परिनिषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं पुनरुद्भवन क्षमता की। इसके अंदर क्या पाया जाता है? पुनरुद्भवन क्षमता, रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी को हमने बताया था, अभी हम आपको आगे बताते हैं। ठीक, तो रीजनरेशन कैपेसिटी के बारे में हम समझ आते हैं आपको। यह जो होता है जीव, इसको प्लेनेरिया, यह जो दिख रहा है ना, यह है प्लेनेरिया। इसको हम 20, 25, 40, 60, 80 जितने भागों में बांट देंगे, फिर यह अपने आप को नए जीव के रूप में बना लेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 भागों में कट किया गया। ठीक, यह 3 भागों में कट तो गया है, 1, 2 और 3। ठीक, अब यह जो है तीनों अपने आप को विकसित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विकसित कर लेंगे, पूरा शरीर बना लेंगे। इनमें यह भी क्षमता पाई जाती है, यानी कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो आप कमेंट में बताइए हमारे शरीर के किस अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। हमारे भी शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अब पुनरुद्भवन, इन जीवों में पुनरुद्भवन की अत्यधिक और विस्मयकारी क्षमता पाई जाती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता एकदम बेहतरीन पाई जाती है। यदि शरीर का कोई भाग कट जाए, देखो कोई भाग अगर शरीर का कट गया तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है। अगर कोई भाग कट गया तो पूरा जितने भाग में कटा रहेगा पूरा एक नए जीव का रूप ले लेगा। अब इस अद्भुत क्षमता को सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? प्लेनेरिया। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? प्लेनेरिया। पुनरुद्भवन क्या होता है? देखो किसी भी चीज का कोई अंग कट गया तो वो अपने आप को विकसित कर लेता है। जैसे छिपकली के पूंछ में
पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। छिपकली का जब वह अपना पूंछ छोड़ती है, जब शत्रु को देखती है तो अपना पूंछ छोड़ देती है, कुछ देर तक फड़फड़ाता है तो जो शत्रु है वह उसी में विचलित हो जाता है, ठीक, जिससे वह अपने आप को आगे बढ़ा ले। फिर हफ्ते भर में छिपकली का नया पूंछ आ जाता है, ठीक, उसके अंदर भी पुनरुद्भवन की क्षमता है। आप अपना उंगली काटिएगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वह उंगली दोबारा आएगा नहीं। समझ में आया? तो चलो अब आगे बढ़े भैया, सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भाई पास कराएगा यूपी बोर्ड में अच्छे से, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अब बात करते हैं इस संघ के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले टर्वेलिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? टर्वेलिया के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। टर्वेलिया जो है प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के मुख्य तीनों वर्गों में से विभाजित किया गया है। प्लेटिहेल्मिन्थीज के जो संघ है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। वर्ग पहला क्या है? टर्वेलिया है। टर्वेलिया की बात की जाए, इस वर्ग में अधिकांश जीव स्वतंत्र जीवी और जलीय होते हैं। इसके अंदर टर्वेलिया के अंदर जो भी जीव आते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वह फ्रीली घूमते हैं, और यह अधिकांश किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। किस लिए सीलिया पाया जाता है? सीलिया गत के लिए पाया जाता है। किस लिए? गत के लिए। इनके शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं, इनके त्वचा पर सीलिया पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है इसका? प्लेनेरिया। उदाहरण इसका क्या है? प्लेनेरिया है। टर्वेलिया जो है इस वर्ग के अधिकांश जीव स्वतंत्र होते हैं और या फ्रीली होते हैं, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता इन्हें। जलीय अधिकांश जो होते हैं जलीय जीव होते हैं। इसका उदाहरण प्लेनेरिया है। और इसके त्वचा पर क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। भैया समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और तो चलो अब आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं ट्रेमेटोडा। ट्रीमेटोडा क्या होता है? संघ या दूसरा वर्ग है ट्रीमेटोडा। इस वर्ग के जीव सामान्यतः फ्लुक्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लुक्स कहा जाता है। इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? फ्लुक्स कहा जाता है। ये जो हैं ये जीव अंतः परजीवी होते हैं। क्या? आंतरिक अंदर जो है परजीवी होते हैं, ठीक है। ट्रीमेटोडा क्या होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। ये जीव अनिवार्य रूप से अंतः परजीवी होते हैं। परपोषी से चिपकने के लिए इनके शरीर पर शोषक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शोषक। जैसे कि लीवर फ्लूक हो गया, जिसे फैसियोला हिपैटिका कहा जाता है। फैसियोला हिपैटिका जो है इसके जो मुख होते हैं चूसक होते हैं, कहीं पे चिपक के ये अपना भोजन चूस सकता है। उदाहरण के लिए फैसियोला हिपैटिका बहुत ही आसान है, बस मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसको रट के जाइए। टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे बढ़ें। ट्रेमेटोडा भी पढ़ लिया हमने। अब लास्ट जो इसका वर्गीकरण है, अभी बाकी हैं बहुत। अभी इसके उदाहरण देखने, इसके जीवन चक्र देखने। कहाँ से हैं आप? यूपी से? यूपी में कहाँ से हो? मैं भी वहीं से हूं। मैं भी यूपी से हूं। अब सेस्टोडा के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है। सेस्टोडा, ठीक। इन जीवों को सामान्यतः फीता क्रिम कहा जाता है। ये जो जीव होते हैं इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? फीता क्रिम कहा जाता है। ये पूर्णतः अंतः परजीवी होते हैं। यह जो है पूर्णतः अंतः परजीवी होते हैं, यानी कि यह अपना भोजन दूसरों जीव पे निर्भर रहते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं। इनका शरीर कई खंडों में बटा होता है, जिसे प्रांग्लोटिस कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे फीता क्रिम दिख रहा है ना, या देखो कई खंडों में बटा है।
जो लाइन दिख रही है ना, यह कई खंडों में बटा हुआ है, ठीक। इसके उदाहरण क्या है? पार्क टेमवर्म। तो इतना बात आपको समझ में आई या नहीं? तीनों भागों को हम अच्छे से आपको समझा दिए। अच्छा, इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए? इसका लो, फिर हम वो वाला लगा देते हैं। जल्दी 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 करो भाई। अरे स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ो, सारा पीडीएफ वहीं आपको मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट के पीछे कौन पड़ता भाई? स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागो, समझने के पीछे भागो। लोग कर दिया, आते फटे जा रही है तुम्हारे। हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब प्लेनेरिया के उदाहरण इसका देखते हैं। प्लेनेरिया सबसे पहला उदाहरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है इसके बारे में। प्लेनेरिया वैज्ञानिक नाम भी प्लेनेरिया ही है। यह मीठे पानी में पाया जाने वाला स्वतंत्र जीवी चपटा कृमि है। यह कहाँ पाया जाता है? मीठे पानी में पाया जाता है। मीठे पानी यानी नदी, तालाब, झरने आदि में। यह समुद्र में नहीं पाया जाता। समुद्र का जो पानी होता है वह खारा होता है, ठीक है भाई। इतना बात आपको समझ में आई? यह जो है अपनी अत्यंत उच्च पुनरुद्भवन क्षमता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अंदर उच्च पुनरुद्भवन की क्षमता है, इसीलिए यह विश्व में प्रसिद्ध है। अरे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में थोड़ी ना नाम दर्ज है यार। इसके शरीर पर दो प्रकाश संवेदी नेत्र बिंदु उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश नेत्र बिंदु होता है यह उपस्थित होना शुरू हो जाता है, यानी कि आंखें भी विकसित होना शुरू हो जाती है। इस वर्ग के बाद, इस फाइलम के बाद आंखें भी विकसित होने लगी। दो नेत्र बिंदु आए तो आगे नेत्र भी आ जाएगा। तो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं, लीवर फ्लूक के बारे में समझते हैं। लीवर फ्लूक जो है, इसका वैज्ञानिक नाम है फैसियोला हिपैटिका। क्या है भैया? फैसियोला हिपैटिका। अब इसको हम यहां से समझते हैं। यह कहां से फैलता है? जो घोंघा होता है, जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। घोंघा देखे होंगे ना आप, इसी तरह होता है, देखो। यह जो है लार्वा घोंघे से निकलता है। लार्वा किससे निकलता है? घोंघे से। लार्वा जो है पौधों के शिष्ट पे बनता है, यानी कि इसके शिष्ट पर बनता है। फ्लूक यकृत पित्त नली में परिपक्व होता है। या फिर वयस्क फ्लूक अंडे देते हैं। अंडे लार्वा से निकलता है। जो अंडा होता है लार्वा से, अंडे से लार्वा निकल गया। लार्वे से घोंघे, लार्वा जो है घोंघे को संक्रमित करता है। जो लार्वा होता है घोंघों को संक्रमित करता है। फिर यही पूरा चक्र चलता रहता है। अब आगे बात करते हैं। यह भेड़ और मवेशी के यकृत व पित्त नली में रहने वाले अंतः परजीवी हैं। यह किसमें पाया जाता है? भेड़ियों और मवेशियों में के यकृत में, पित्त नली में पाया जाता है, जो कि अपना घर वहीं पे बना लेता है, ठीक। इसके संक्रमण से मवेशियों में लीवर रॉट हो जाता है। इस रोग का नाम क्या है? लीवर रॉट। लीवर रॉट नामक रोग हो जाता है। अब इसका जीवन स्तर क्या होता है? इसका जो जीवन चक्र होता है द्विपोषकीय होता है। द्विपोषकीय यानी यह अपना जीवन काल दो जीवों के अंदर पूरा करता है। एक जीव के अंदर यह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, इसी को द्विपोषकीय कहते हैं। इसका जीवन काल स्तनधारी जीव में और मीठे पानी के घोंघा में होता है। अभी हमने आपको बताया मीठे पानी के घोंघों में यह पाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है ना सभी को? बस समझ में आना चाहिए। एक बार और इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। फिर दोबारा कहीं से कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्क टेपवर्म के बारे में हम समझते हैं। इसे सूअर का फीता कृमि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है?
सूअर का फीता क्रीम यह मनुष्य की आंत में रहकर टीनियासिस, क्या टीनिया सोलियम इसका नाम ही है, टीनियासिस, टीनिया से याद रखिएगा, टीनियासिस रोग पैदा करता है। यह मनुष्य में के आंत में कौन सा रोग पैदा करता है? टीनियासिस। जो मनुष्य सूअर खाता है या फिर उस पर्यावरण में रहता है तो उस मनुष्य को होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हो ही सकता है, लेकिन यह कह सकते हैं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर पर स्कॉलेक्स होता है, इनके शरीर पर क्या होता है? एक्सकॉलेक्स होता है, जिस पर हुक और शोषक पाए जाते हैं। यह जो है इसी पर क्या पाया जाता है? हुक, जिससे यह अपना भोजन चूसते हैं, पकड़ बनाते हैं, फिर चूसते हैं। ठीक है भाई, पकड़ बनाते हैं। इसका जो शरीर है कई खंडों में बटा होता है, इसका भी शरीर कई खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक भाई, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यह अधपके सूअर के मांस के सेवन से भी फैलता है। अधपका मांस है, पूरा पका नहीं, तो वह जब पूरा पकेगा तो धीरे धीरे वह गर्म होके नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ रह जाते हैं, जिससे यह बीमारी आगे फैल सकती है। यानी कि जो है टीनियासिस जो बीमारी होती है, किससे होती है? पार्क टोवर्म, टेपवर्म से। कौन सी बीमारी होती है? टीनियासिस, जिसे सूअर का फीता क्रीम कहा जाता है। सूअर का फीता क्रीम। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। यह अपना भी जीवन काल किसमें पूरा करता है? 2 जीवों में। कितने जीवों में? 2 जीवों में। यह भी अपना जीवन काल 2 जीवों में पूरा करता है। अब बात करते हैं ब्लड फ्लूक की, जो कि एक अपवाद था। ब्लड फ्लूक की बात करते हैं। यह मनुष्य की रक्त वाहिकाओं में रहने वाला अत्यंत घातक परजीवी है। क्या है? अत्यंत घातक परजीवी है। कहाँ पे पाया जाता है? मनुष्य के रक्त वाहिकाओं में। यह त्वचा को भेदकर शरीर के अंदर प्रवेश करता है। त्वचा को भेदेगा, फिर उसके बाद शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। इसके संक्रमण से शिस्टोसोमियासिस, इसके संक्रमण से कौन सा रोग होता है? शिस्टोसोमियासिस। शिस्टोसोमियासिस, सिस्टर से याद रखिएगा, शिस्टोसोमियासिस। इसमें कितने सा आ रहे हैं? 1 2 3 4 सा। अरे यार, याद हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 1 नंबर में आपको पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसे। अरे यार, वीडियो को लाइक भी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लो। अपने दोस्तवा के पास ना हो दे चाहता, अरे उसको भी पास होना है, उसको भी टॉप करना है, भेज दो उसके पास। अब डॉग टेपवर्म क्या होता है, अब इसको भी समझते हैं। डॉग टेपवर्म क्या होता है? वयस्क अवस्था में यह कुत्तों की आंत में पाया जाने वाला सबसे छोटा टेपवर्म है। जो वयस्क कुत्ते होते हैं, वयस्क अवस्था में यह कुत्तों की आंत में पाया जाता है। जब डॉग टेपवर्म जो है वयस्क हो जाता है तो यह कहाँ पाया जाएगा? कुत्तों में पाया जाएगा। इसके अंडे मनुष्य के शरीर के यकृत या फेफड़ों में हाइड्रेटेड सिस्ट बनाते हैं। यह कहाँ पे? मनुष्य के शरीर के यकृत या फेफड़ों में क्या बनाते हैं? हाइड्रेटेड सिस्ट बनाते हैं। अब यह द्रव से भरे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। यह जो संरचना है यही है। कैसी इसकी संरचना होती है? गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसके इलाज के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसके इलाज के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सर्जरी की। बचाव इसके क्या है? बचाव हेतु पालतू जानवरों की नियमित ड्यूर्मिंग अत्यंत आवश्यक है। ड्यूर्मिंग जो है पालतू जानवरों की करानी बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे इनके रोगों के बारे में पता चल सके। जैसे हम लोग चेकअप कराते हैं, जैसे हम लोग अपना बीमारी जानने के लिए जाते हैं पैथोलॉजी में, अपना ब्लड टेस्ट ये सब करवाते हैं, उसी प्रकार इनमें भी ये सब प्रॉपर कराना चाहिए।
तो अब इसके इम्पोर्टेंट कुछ समझते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में और पढ़ाने में और, लेकिन हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं तो मेहनत किस बात की। जंतु जगत प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होता है, जंतु जगत के प्रथम द्विपार्श्व सममित यानी दो बराबर भागों में बढ़ जाना और त्रिकोणीय जीव हैं। अब वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, यानी कि यह अगुही होते हैं। अब उत्सर्जन और परासरण नियमन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं। एक नंबर में यह पूछा जाता है भैया, ध्यान से देख लीजिएगा। उत्सर्जन और परासरण के नियमन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधिकतर जीव में उभयलिंगी होते हैं, लेकिन और अंतः परजीवी होते हैं, अत्यंत व्यतीत होते हैं। अब नीट और बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? फैसियोला हो गया, टीनिया हो गया और प्लेनेरिया के लक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमने अच्छे से आपको बताया। उसके बारे में कैसे क्या होता है सब कुछ हमने आपको पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में समझाया है, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिए। इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है भैया। एक जगह टिके रहो, अच्छे से पढ़ो, मौज करो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अपने दोस्तवा का भी भला कर दो, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लो अपने दोस्त के पास, उसका भी भला होना चाहिए। केवल तुम ही टॉप करोगे। तो प्राणी जगत में प्लेटिहेल्मिन्थेस को हमने समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।